चुनाव चीज ही ऐसी है कि एक चुल मचा ही देती है अंदर कि अरे यहाँ से कौन लड़ रहा है, वहां से कौन लड़ रहा है, कौन पिछली बार जीता था, अच्छा अगली बार कौन जीतेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंसान के मन में हमेशा रहती हैं, स्पेशली उन लोगों के मन में जिन्हें पॉलिटिक्स से ज्यादा लगाव है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पॉलिटिक्स से लगाव तो है ही, और उन लोगों के लिए भी जिनको पता ही नहीं है कि अरे मेरी सीट से कौन लड़ रहा है भाई। अब तक के आपने जो भी वीडियोस हमारे देखे होंगे बिहार चुनाव पर, वो बेसिकली एक ओवरव्यू थे कि बिहार चुनाव जो है वो कब से शुरू हो रहा है, कौन सी पार्टियां किस गठबंधन में है, कहाँ से कौन लड़ रहा है। तो इन सब बेसिक चीजों को कवर करने के बाद हम आ गए हैं मेन मुद्दे की बात लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये पहले चरण का चुनाव जो कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है बिहार का, जो 6 नवंबर को होने वाला है। उसमें 121 सीटों में कौन सी पार्टी ने पिछली बार कितनी सीटें जीती थी, इस बार वो कितनी सीटों पर लड़ रही है, कौन से सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया है और कौन से लोग फिर से दोबारा चुनावी मैदान में हैं एक दफा और विधायक बनने के लिए। इसके साथ ही हम ये भी कवर करेंगे कि क्यों खेसारी लाल यादव के चांसेस ज्यादा हैं जीतने के छपरा सीट पर, और क्यों पवन सिंह के ना लड़ते हुए भी वो इस चुनाव का एक बहुत अहम मुद्दा बन चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की आवाज। तो पहले चरण का जो बिहार का चुनाव है वो हो रहा है 121 सीटों पर। अब आप पूछेंगे कि 121 सीटों पर ही क्यों भाई। तो दरअसल 2 ही चरण में चुनाव हो रहा है। पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो कभी 3 चरण, कभी 4 चरण, कभी 5-6 में भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है। और क्योंकि 243 को आप 2 हिस्सों में तो बांट नहीं सकते भाई कि 121 और आधी सीट एक बार में करा लिया और 121 और आधी सीट एक बार में करा ली। तो इसीलिए जो पहला चरण है उसमें 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, और जो दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को उसमें 122 सीटों पर चुनाव होगा। तो 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें इन 121 सीटों पर पार्टियों का जो रिजल्ट रहा था वो कुछ इस प्रकार था। बीजेपी को मिली थी 32 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मिली थी 42 सीटें, जेडीयू को मिली थी 23 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 8 सीटें, लेफ्ट फ्रंट को टोटल जो की है 11 सीटें मिली थी, जिसमें सीपीआई एमएल को 7, सीपीआई और सीपीएम को 2-2। खास बात यह है कि वीआईपी ने भी इस चरण में 3 सीटें जीती थी, लेकिन तब वीआईपी जो है वो एनडीए का हिस्सा थी और इस बार ये महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन जो अब का परिदृश्य है, मतलब 2025 के इलेक्शन से जस्ट पहले का, वो काफी बदल चुका है। और वो बदला इसलिए क्योंकि जो हमारे पलटू चाचा है नीतीश कुमार जी, इन्होंने ही 2 बार पलटी मार दी 2020 और 2025 के बीच में। तो इस पलटी के कारण ये हुआ कि जो वीआईपी के 3 विधायक जीते थे इन 121 सीटों में से, उन्होंने अपना पाला बदल लिया और वो पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए। तो वीआईपी के 3 एमएलए के पलटी मारने के अलावा एलजेपी का जो एकमात्र विधायक था वो भी जेडीयू में चला गया। आरजेडी के भी कुछ विधायक जेडीयू में गए, कुछ जेडीयू के विधायक आरजेडी में है। जो 2025 से जस्ट पहले का परिदृश्य है वो कुछ ऐसा है कि 121 सीटों में से बीजेपी के पास है 38, आरजेडी के पास है 40, जेडीयू के पास है 26, कांग्रेस के पास है 7, सीपीआई एमएल के पास है 6, सीपीआई और सीपीएम जिसके पास हमेशा से 2 ही सीटें थी, उनके पास 2 की 2 सीटें बरकरार हैं। ये भी दर्शाता है कि लेफ्ट के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी लोग हैं भाई। चाहे टस से मस पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो जो एक बार जिस पार्टी का दामन थाम लिया बस वहीं पे टिके रह जाते हैं। तो दरअसल 121 में से 107 एमएलए ने अपना टिकट बचा लिया है, और सिर्फ 14 ही ऐसे एमएलए हैं जिनको पार्टी ने दोबारा टिकट नहीं दिया है। और जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने अपने एमएलए से टिकट छीने हैं वो है आरजेडी, जिसने अपने 7 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया ही नहीं है। खैर, आरजेडी के अलावा जेडीयू ने 4 सीटों पर और बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया। वही कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों ने अपने सिटिंग एमएलए को बरकरार रखा है। अब बात करते हैं पार्टियों की। आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है फर्स्ट फेज में, क्योंकि वो 72 सीटों पर दावा ठोक रही है अपने विधायकों के साथ। वही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू, जो 57 सीटों पर लड़ रही है। इसके बाद बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही है। फिर आती है कांग्रेस जो 24 सीटों पर लड़ रही है। उसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी 13 सीटों पर, सीपीआई एमएल 14 सीटों पर, लेफ्ट की जो 2 बाकी पार्टियां सीपीआई एम और सीपीआई वो 3 और 2 सीटों पर, और वीआईपी 5 सीटों पर। बहुत सारी ऐसी भी सीटें जहां एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों दलों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो इस चुनावी समर में अपना दांव आजमाने वाले हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है तेज प्रताप यादव का। बंदा जो है आज तक चुनाव हारा नहीं है भाई। ये भी नहीं कि 1 सीट से ही दोनों बार चुनाव जीता हो, उसने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीतकर विधानसभा पहुंचा है। लेकिन जिस बलबूते पर वो विधानसभा पहुंचे थे वो बलबूता उनसे छिन चुका है, यानी कि आरजेडी का सिंबल। अब जो है तेज प्रताप यादव अपनी खुद की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव मैदान में है, और उन्होंने महुआ सीट पर अपना दावा ठोका है। महुआ से वो 2015 में पहली बार विधानसभा में चुनकर पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव के भाई तेजस्वी यादव की सीट भी पहले फेज में ही आती है,
और वो लड़ने वाले हैं राघोपुर से, जहां से वो 2 बार ऑलरेडी विधायक चुनकर आ चुके हैं। तीसरी सीट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये नेताओं नहीं बल्कि अभिनेताओं की फाइट का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और वो सीट है सारण जिले की छपरा सीट। यहाँ से खेसारी लाल यादव मैदान में है। उन्होंने मैदान में उतरते ही बहुत सारी सुर्खियां बटोरी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज दे करके। पवन सिंह तो खैर नेता बन नहीं पाए क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन वो अभी भी एनडीए की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, और उन्हें एनडीए ने स्टार प्रचारक बनाया था पूरे शाहाबाद रेंज के लिए। यानी शाहाबाद में 7 सीटें भोजपुर की, 7 रोहतास की, 4 कैमूर और 4 बक्सर, यानी कि टोटल 22 सीटों पर पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने उतारा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 23वीं सीट पर भी जाना पड़ा। जी हाँ, 22 सीटों के तो वो स्टार प्रचारक थे ही शाहाबाद में, लेकिन उन्हें गंगा पार करके छपरा भी जाना पड़ा क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है बाकी एनडीए के जितने भी कलाकार लोग थे, चाहे वो रवि किशन हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, उन सब पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तो इसीलिए भाजपा ने पवन सिंह को गंगा पार कराया और छपरा भेजा, और वहां उन्होंने एक बहुत ही विशाल जनसभा की। तो हो सकता है कि कुछ वोट जो है बीजेपी को इस बहाने भी मिल जाए क्योंकि पवन सिंह वहां पर गए। अदरवाइज जो है छोटी कुमारी नाम की जो कैंडिडेट है खेसारी लाल यादव के सामने, उन्हें तो कोई भी नहीं जानता, और इस केस में खेसारी लाल यादव को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल सकता था जिसे पवन सिंह ने थोड़ी बहुत काटने की कोशिश की है। तो ये एक पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव का भी फाइट आपको देखने को मिल रहा है छपरा सीट पे। अब आगे बढ़ते हैं और अगली सीट जो है वो है अलीनगर। यहाँ पर जो है कमर्शियल भोजपुरी से हट करके जो भजन और भगवान के गीत गाकर फेमस हुए हैं मैथिली ठाकुर, वो यहाँ पे चुनावी मैदान में है अलीनगर से। मिथिला के जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कही जाती है पाग, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं आम भाषा में। पाग जो उनको सम्मान के तौर पर दिया गया था, उन्होंने अपनी गाड़ी की अगली सीट पर रखे और उसमें मखाना रख के खा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी वो कि इनको अपने कल्चर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, शहाबुद्दीन का नाम ही खौफ पैदा कर देता था एक जमाने में। उनके जो बेटे हैं ओसामा साहब, जहाँ से वो लड़ रहे हैं रघुनाथपुर, जो कि उनके पिताजी का भी सीट हुआ करता था शहाबुद्दीन का, वहाँ पर जब वो प्रचार करने गए तो उनके कम्युनिटी के लोगों ने उनको 121 किलो सेब से तौल दिया, और उन्होंने वो सारे 121 किलो सेब खरीद लिए और बच्चों में बांट दिए। इसके अलावा एक और सीट है दीघा, यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम लड़ने वाली हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत से जो माइलेज उठाने वाली पार्टी थी वो थी बीजेपी, लेकिन दिव्या गौतम उसी के खिलाफ लड़ने वाली हैं और उनको टिकट दिया है सीपीआई एमएल ने। तो खैर ये भी एक काफी कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का चुनाव होने वाला है, जहां पर कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाली बीजेपी के खिलाफ उन्हीं की बहन उतरने वाली है। एक सीट जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है और जिसके की उम्मीदवार जेल जा चुके हैं, वो है मोकामा। अनंत सिंह की सीट जो है वो भी इसी फेज में आ रही है, और अनंत सिंह खुद जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो 4 बार के एमएलए ऑलरेडी हैं, तो 5वीं बार भी बन जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा अतिशक्ति तो होगी नहीं। और जो हमारी लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, उसके लिए शायद हम लोगों को एफिडेविट भी बनवाना पड़ सकता है बताने के लिए, क्योंकि एफिडेविट से बहुत ज्यादा फेमस हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर से लड़ने वाले। आप फिलहाल जो है ये बताइए कि ये वाला वीडियो क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा? अगर लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया हो इतना सब कुछ बताने के बाद भी, तो कमेंट कीजिए, हो सकता है हम उसको भी अगले वीडियो में ले लें। तो तब तक के लिए, जब तक कि हम अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। 6 तारीख को वोट है, वोट देने जरूर जाइएगा।